हेलो एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। बुशरा बीबी के जरिए बैकडोर राब्तों के इल्जामात बानी पीटीआई ने मुस्तरद कर दिए। दिफा में खुलकर सामने आ गए। मुज़ाकरात के लिए हतमी फैसला मैं खुद करूंगा। बानी का पार्टी टॉप लीडरशिप पर अदम एतमाद। दूसरी तरफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाने की तारीख तीसरी बार तब्दील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी तोशाखाना केस में जमानत के फैसले में नैब की तफ्तीश पर बड़े सवालात उठा दिए। इस पे भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा वीजा और मास्टर कार्ड्स के जरिए लोकल खरीदारी पर बैरून मुल्क डॉलर्स जाने का बड़ा इंकशाफ। गवर्नर स्टेट बैंक ला इल्म निकले। सेनेट खजाना कमेटी ने मामले का नोटिस लेते हुए कानून साजी का अंदिया भी दे दिया। दो अहम इकदामात से पाकिस्तान बड़ी मुसीबत से बच गया। दूसरी तरफ कौमी असेंबली की दाखिला कमेटी में 22,000 ब्यूरोक्रेट्स की दोहरी शहरियत का इंकशाफ। मेंबरान ने पाबंदी का मुतालबा कर दिया। हजारों पाकिस्तानी इराक के रास्ते गैर कानूनी यूरोप जाने की कोशिश में होटलों पर वेटर्स का काम करने पर मजबूर। अब्दुल कादिर पटेल ने अहम इंकशाफात कर दिए। कमेटी इजलासों की एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे रऊफ क्लासरा की जबानी। और महाफिज ही लूट मार में मुलविस निकले। इंसानी स्मगलर्स और FIA अफसरान के गठजोड़ की नई कहानियां। वजीर आजम का बड़ा हुक्म। इंसानी स्मगलरों की जायदाद और अकाउंट्स मुंजमद करने का फैसला। यूनान कश्ती हादसे के बाद 30 से जायद FIA एहलकार नौकरियों से फारिग। मजीद के खिलाफ तहकीकात इस वक्त जारी हैं। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ सियासी मामलात पर गुफ्तगू कर लेते हैं क्लासरा साहब से। क्लासरा साहब, आज भी खान साहब ने कह दिया कि कोई बैकडोर राब्ते जो हैं वो नहीं हो रहे हैं, ना बुशरा बीबी ये राब्ते कर रही हैं, उनका दिफा भी किया। लेकिन एक बात अपनी जगह है कि जो सामने भी राब्ते या मुज़ाकरात चल रहे हैं, क्या वजह है कि तहरीरी तौर पर कुछ भी नहीं दिया जा रहा? इसकी क्या वजह आपको नज़र आ रही है? तहरीरी तौर पर तो आते हैं, लेकिन जो आज खान साहब की गुफ्तगू हुई है और जो उनसे सवाल और जवाब हुए हैं, मुझे ये लगता है, बात मैंने कहीं पढ़ी थी और मुझे समझ भी आती है। समटाइम मैंने भी अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश की। वो बात पढ़ के खान साहब पे भी होती है कि बाज़ दफ़ा आपके मुखालफिन जो हैं, आपको इतना वो समझ जाते हैं कि उनको पता होता है कि वो कब कौन सी ऐसी बात करेंगे और आप एग्जैक्टली वही रिएक्शन देंगे। तो आपके मुखालफिन आपको एक स्टेज पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं कि हम ये, या जैसे बॉलर होता है ना, उसको पता होता है कि ये बॉल में फेंकूंगा तो वो बैट्समैन जो है वो किस साइड पे खेलेगा, उसी साइड पे वो फील्ड खड़ी करते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि प्लेयर वहीं पे आउट हो रहा होता है, जो हमें बड़ी एक तरह की स्ट्रेंज बात मतलब लगती है कि प्लेयर जो है अगेन उसी जगह पे अपना कैच दे रहा है जहाँ पे फील्डर खड़ा हो रहा है। तो इसमें ये बैट्समैन से ज़्यादा मेरा ये ख्याल है बॉलर का कमाल होता है कि उसको पता होता है ये बॉल मैं वहाँ फेंकूंगा और इसने इस तरीके से खेल लिया और ये बात और बॉल वहाँ पे जाएगी और ये आउट होगा। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस। और दुनिया के बड़े बड़े बॉलर्स को हमने देखा है। तो मैं ये समझता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट जो है ये बात सीख चुकी है। वो खान साहब को मुसलसल उन्होंने इतना रीड किया है और मतलब खान साहब एक तरह का वो बन चुके, प्रिडिक्टेबल हो चुके हैं। वो उनका जो सियासतदान में एक एलिमेंट ऑफ होना चाहिए अनप्रेडिक्टेबिलिटी का। अच्छा, कभी था खान साहब में यू टर्न ले लेते थे, बात से मुकर जाना और बात कहने, लोग ये उनके बारे में कहना जी शुरू हो गए थे, यू टर्न खान है, खान साहब कभी और कुछ कहते हैं, कभी और बात कहते हैं। नॉट एनी मोर। अब मुझे लगता है, मैं भी आपको दो चार चीज़ें बताऊंगा आपको। मतलब है कोई बच्चा भी देख सकता है कि खान साहब को इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट कंट्रोल कर रहे हैं, उनके मिजाज को, उनके गुस्से को, उनके मूड्स को, उनके रिएक्शन को। अच्छा। जब वो चाहते हैं कि हमने खान साहब से कौन सा रिएक्शन हमने लेना है, वो ले लेते हैं। और खान साहब उनको कभी भी मायूस नहीं करते, उनको बिल्कुल नहीं करते। मसलन आज वाली बात देख लें, आज जो खान साहब ने बड़ी सख्त बातें की हैं, बिल्कुल, हाँ, अगर उसमें दिया जाए जनाब मुनीर के हवाले से, शहबाज शरीफ के हवाले से। जी। अब इस वक्त अब पता था एस्टैब्लिशमेंट को कि हमने कोई खान साहब से बयानात हमने दिलवाने हैं, लिहाजा उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने जो फैसला है इस वाला, ये जो आपका आज आना था, उन्होंने उसको डेफर कराया। अब ये खान साहब के नर्व्स पे सवार है। फैसला बड़ा अहम फैसला है। इसमें दो चार चीज़, खान साहब की अपनी ज़ात का मसला नहीं है, वो है बुशरा साहिबा कि बुशरा साहिबा को भी इसमें सज़ा होनी है अगर सज़ा हुई। अब खान साहब ये किसी कीमत पर नहीं चाहते कि बुशरा साहिबा दोबारा जेल में जाए, और ये कमज़ोरी एस्टैब्लिशमेंट जानती है कि इस वक्त खान साहब जो है हर कीमत पे बुशरा साहिबा को बचाने की कोशिश करेंगे कि वो बहर हैं, इस वक्त जमानतों पे हैं, वो पार्टी संभाल रही हैं, वो लोगों से मिल रही हैं, वो कोई बातचीत हो रही है, वो ये वकला के विंग को देख रही हैं, वो पार्टी के पॉलिटिकल अफेयर देख रही हैं, वो लॉन्ग मार्चेस कर रही हैं, वो धरने कर रही हैं, प्लानिंग कर रही हैं, वो पीछे वो सेफ हैं। और खान साहब जो बुशरा साहिबा के हवाले से बड़े टची हैं। अब सोच नहीं सकते, मैं आपको मतलब किसी भी एक्सटेंड तक खान साहब उनके लिए कोई भी कुर्बानी देने को आज भी तैयार है। अब ये बात समझ आती है उनको एस्टैब्लिशमेंट को। और लड़ाई भी जनाब से मुनीर की और
इमरान खान साहब की बुशरा साहिबा से शुरू हुई थी, अगर आपको याद हो, जब शिकायत लेकर गए थे कि मलिक रियाज से माल पानी लिया जा रहा है, जरा ख्याल करें। अब जब ये बात उनको जहन में आ गई है कि खान साहब जो हैं, इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को पता है कि खान साहब को जो हमने इनसे रिएक्शन लेना है और लोगों को बताना है कि खान साहब हमसे बातचीत नहीं करना चाहते, अगर हम तैयार हैं, वो खबरें आ रही थी सारी जी, हम इनको वहाँ बनी गाला भी भेजने को तैयार हैं, हम इनको लाहौर भी भेज सकते हैं, फलां भी कर सकते हैं, वो जो र्यूमर्स मार्केट में थी। अब उन्होंने इन तमाम बातों को खान साहब के जरिए ही उन्होंने स्क्रैप करवाना था, ये तस्वीर भेजना था कि खान साहब के साथ हमारी कोई डील नहीं हो रही, या हम करने को तैयार हैं लेकिन क्या करें जी, खान साहब भी गुफ्तगू कर रहे हैं, अब खान साहब भी चुप होने को तैयार हैं। मसलन उनको ये पता है कि खान साहब, जैसे मैंने कहा, ये फैसला उन्होंने डेफर करा दिया, जिस पे उन्होंने रिएक्शन दिया बड़ा शदीद। बिल्कुल, हाँ, उन्होंने वहां पे कहा ये बात, और उन्होंने कहा जल्द से जल्द लाएं भाई ये फैसला, ये मुझ पे प्रेशर डाल रहे हैं। जब आप ये कहेंगे जल्द से जल्द लाएं, तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं? अगर लोग, अगर इनमें समझ है एस्टेब्लिशमेंट में या फौज में या लोगों में कि जल्द से जल्द आपने नहीं लाना, आपने तलवार जो है लटकानी है, आपने इसको खान साहब के नर्व्स पे जो सवार हो रही है चीज कि उनको खतरा अपना नहीं है, वो तो जेल में बैठे हुए हैं, उनको खतरा जो है वो बुशरा साहिबा को है। ही कांट सी दैट कि बुशरा साहिबा वापस आए। और आज जो उन्होंने गुफ्तगू की है, इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित हुआ मुज़ाकरात जो हैं, ये जो यहाँ पे र्यूमर थी, खबरें थी, बैकडोर चैनल्स हो रहे हैं, फौज से मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो सारी बातें ख़त्म हो गई। आज की तकरीर जो उन्होंने खान साहब ने की है, तो मुझे तो नहीं लगता कि, और आज एस्टेब्लिशमेंट बड़ी खुश होगी उनकी बातें सुन के, तकरीर सुन के, और उनका ये सुन के जो उन्होंने आज उन्होंने बस्ट किया है शहबाज शरीफ साहब को, उन्होंने जनरल साहब के हवाले से बड़ा डिमीन जो किया है, और शौकत अजीज से भी कमजोर था उन्होंने वजीर आज़म बना दिया, या दूसरे लफ्जों में उनका ये कहना जनाब के जनरल जिया और जनरल मुशर्रफ के मार्शल अभी बेहतर थे। तो खान साहब एक चीज़ भूल जाते होते हैं, ज़रूर इसकी मौजूदा दौर की कंडमनेशन करें, इसके अपने बुरे हालात हैं, बुरी चीज़ें हैं, लेकिन ये जहन में वो हमेशा रखें कि जनरल जिया के दौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज हैंग्ड, अच्छा था बुरा था, वो भी आपकी तरह प्राइम मिनिस्टर, जैसे आपके मुखालफिन आपको नहीं मतलब वो करते, ऐसे भुट्टो साहब जैसे भी थे, ही वाज ए पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर एंड ही वाज हैंग्ड बाय जनरल जिया। जब आप ये कहते हैं जनरल जिया का दौर भी अच्छा था, तो आप एंडोर्समेंट कर रहे हैं कि भुट्टो को फांसी जो दी गई थी वो ठीक थी। जब आप ये कह रहे हैं कि भुट्टो ने फांसी वो ठीक खाई थी, तो फिर लोग आपके बारे में कहना शुरू हो जाएंगे कि उस वक्त की फौज ने अगर उसके साथ ठीक किया था बकौल इमरान खान साहब के, और वो कितनी बड़ी बात नहीं, तो कल को लोग आपके बारे में कहेंगे जनाब जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ करे, फिर ये भी ठीक कर रही है। दूसरा, वो जनाब मुशर्रफ को समझते हैं कि जनाब मुशर्रफ का दौर भी बेहतर था। अब जनाब मुशर्रफ के दौर में बेनजीर भुट्टो कत्ल हुई थी, ही वाज द चीफ एग्जीक्यूटिव, वो मुल्क को चला रहे थे उस वक्त। सो भुट्टो साहब ने उन जनरल जिया के में ये मार्शल में फांसी लगे, बेनजीर भुट्टो है जनाब मुशर्रफ के दौर में कत्ल हुई, और इमरान खान साहब अपने गुस्से में इन दोनों चीज़ों को वो कर देते हैं कि नहीं वो हालात बेहतर थे, वो मार्शल बेहतर थे, अब का दौर जो है ना ये ज़रा मुश्किल है, जो कि होगा। सो मेरा ये ख्याल है कि जो खान साहब की आज की गुफ्तगू हुई है, तो बैक टू स्क्वायर वन, कोई कहीं पे कोई डील नहीं है, कोई बैकडोर जो थोड़ा सा लग भी रहा था, नजर आ रहा था, कोई होप नहीं है। आपने कहा कि जैसे अब ये जान गए हैं कि इनको कंट्रोल जो है वो कैसे करना है, इनके माइंड को गुस्सा कैसे दिलाना है, या फिर आपको लगता है ये कहना, ये शर्त रखना कि भाई आप लिख कर दें अपनी डिमांड्स, ये भी एक स्ट्रैटेजी है? क्योंकि अगर वो लिख कर दे, बेसिकली तो खान साहब की रिहाई चाहते हैं, अगर रिहाई लिख कर दे देंगे तो वो एक उस पर आ जाएगा कि अच्छा ये तो देखें हमसे जो है वो डील चाह रहे हैं, एक रिकॉर्ड पे आ जाएगा। नहीं लिख कर देंगे तो कहेंगे ये तो आपकी डिमांड ही नहीं है, तो ये भी एक तरह से वो फंस। तो आपकी पार्टी कमेटी जो है मुज़ाकरात कर रही है, जो आपका सवाल है, उस वक्त आप वेल लेफ्ट कर सकते थे, अब कह सकते हो कि यार फिर बात करेंगे, मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब मुज़ाकरात के दरमियान में आप जब ये चीज़ आप कह रहे हैं, तो इससे दो चीज़ें, एक तो ये है कि या तो फिर आप सीरियस नहीं है इन मुज़ाकरात की कामयाबी में, या आपको लगता है कि हुकूमत सीरियस नहीं है, आपके साथ मजाक कर रही है, लिहाजा मजाक का जवाब जो है ना हम सीरियस उनको देंगे, इसमें से रिजल्ट तो कोई निकलना नहीं है। और दूसरी बात जो है, खान साहब इस वक्त दो ही डिमांड थे, जो मेरे लिए थोड़ी सी हैरान कुन बात है कि खान साहब के जहन में क्या है या PTI के जहन में क्या है। हालांकि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ अगर खान साहब इन 3-4 लोगों को ये पावर दे देते कि आप ही इनके साथ डील करें, स्ट्राइक करें, वट एवर यू वांट, यू आर पार्टी, और मैं आपके फैसलों को मानूंगा, तो खान साहब कब के बहर आ चुके होते। अच्छा। इनकी पार्टी के लोगों को भी रिलीफ मिल चुका होता, बहुत सारी हेडवे भी हो चुका होता। खान साहब कहते हैं मैं फैसला करूंगा, जब तक खान साहब फैसला करेंगे तो आज वाली गुफ्तगू सुन लें। आज वाली जो गुफ्तगू उन्होंने की है, जो अर्दली कहा है उन्होंने, शहबाज शरीफ साहब को दीगर बातें की हैं और बहुत सारा कुछ उन्होंने कठपुतली वगैरह चीज़ें की हैं, तो उसके बाद जब खान साहब कहते हैं मैं फैसला करूंगा, साथ में ये गुफ्तगू करेंगे, फिर फैसला क्या होगा आप बता दें।
भाई आप पावरफुल हैं, आपके पास लोग हैं, वोट हैं, सब कुछ है, मान लिया, लेकिन अगर आपके पास थोड़ी सी कुछ सेंसिबल जहन नहीं है, अगर थोड़ी सी आपके अंदर ठहराव नहीं है, थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल करने की आप में कैपेसिटी नहीं है, तो फिर सियासतदान तो फिर ये तमाम चीज़ें बर्दाश्त करता है। वो उन्हें चर्चिल ने कहा था ना कि पॉलिटिशियन मस्ट बी अ बिट थिक स्किन, थोड़ी सी खाल मोटी करनी पड़ती है आपको ना, है ना पब्लिक लाइफ में। मतलब हमारे जैसे लोगों को नहीं औकात थी तो हम पॉलिटिक्स जैसा भारी पत्थर नहीं उठा सकते, तो हम इधर बैठे हुए हैं, मतलब जितनी हमारी औकात थी। सो खान साहब जब तक ये कहते रहेंगे कि मैं फैसले करूंगा तो पार्टी क्राइसिस नहीं निकलेगी, ये जहन में रखें। और इसी में ये जो आप बात कह रहे हैं ये भी इसी का तसलसल है ना कि हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात में वो बार बार जाना चाहते हैं ताकि वो बानी पीटीआई से जो है वो बात करे कमेटी और फिर आगे बढ़े। अब अगर यही बैक एंड फोर्थ होता रहेगा, हुकूमत 3-4 दिन उनको मिलने नहीं दे, फिर जो है वो मुज़ाकरात हों, फिर नेक्स्ट राउंड में वो कहें अब हम वापस जाएंगे उनसे मिलने और उनको ब्रीफ करेंगे, फिर उनसे इंस्ट्रक्शंस लेकर आएंगे, तो ये तो फिर मुज़ाकरात वो खान साहब ने खुद ही 31 जनवरी की डेट दी है, ये तो मामला जो है वो बहुत आगे जाते हैं। मेरा ख्याल है खान साहब वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, ये वजह है। अदरवाइज सारे लोग कौन है? अच्छा, मुझे पहले भी कहता रहता हूँ, इस पार्टी के अंदर सबसे बड़ा पता प्रॉब्लम क्या है? जो बंदा भी थोड़ी सी अक्ल समझ की बात करे ना, ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ, लोगों को सुननी चाहिए, जो भी थोड़ी सी समझ की बात करे, अक्ल की बात करे, थोड़ी सी टेम्परेचर लो करने की बात करे, थोड़ा सा मतलब वो लिव एंड लेट लिव की बात करे, वो गद्दार है, वो टाउट है, वो फौज से मिला हुआ है, वो एजेंसियों से मिला हुआ है, पूरा सोशल मीडिया पड़ जाएगा, लोग पड़ जाएंगे, गाली गलोच कर अगर आपने नहीं निकलना, बाहर नहीं आना, आपका दिल नहीं चाहता जेल में बैठे रहो। अगर आपका मूड है कि हमने जेल में बैठना है और जेल से हमने बैठ के एक नेल्सन मंडेला की तरह 27 साल पूरे करने हैं, और कुछ लोगों ने आपको ये यकीन दिला दिया कि इससे पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो बढ़ा ही जाओ भाई। अगलों ने साल पूरा कर लिया है ना, मतलब 1 साल पूरा ऑलमोस्ट हो गया ना इसी पॉपुलैरिटी के साथ, इसी चीजों के साथ। सो खान साहब ने जो कुछ करना है, मैं फिर एक हम्बल एक मैं कह सकता हूं, अपनी पार्टी के लोगों को, इन 6 लोग ये बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े समझदार हैं, उमर अयूब साहब हूँ, सलमान अकरम राजा साहब हूँ, उसके बाद आपके बैरिस्टर गोहर हूँ, फिर आपके असद कैसर साहब हूँ, हामिद रजा साहब हूँ, एक आध और हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, ये सारे समझदार लोग हैं, ये आपके साथ लॉयल हैं, आपकी पार्टी में खड़े हैं। अगर ये फौज के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में भी हैं, तो इनके राब्तों का आपको ही फायदा हो सकता है, इनको डील करने दें, इनको अंडरस्टैंड। मतलब ये 2 जो शरायत हैं जो रखी हुई हैं, जो लिख के देने को तैयार नहीं है, ये कोई इतनी बड़ी शरायत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं ये पहले डे 1 से कह रहा हूँ कि हुकूमत को माननी चाहिए और ये मानी जा सकती है। जो आप जुडिशल कमीशन भी बनाए, आप इन प्रिजनर को भी छोड़ सकते हैं, छोड़े हैं ना भी आपने 25-30 जितने 19 लोग थे, आपने साल 6 महीने बाद छोड़ दिए। आपने 85 लोगों को सजा देनी थी, सिंबॉलिक मिलनी थी, मैसेज जाना था, चला गया है, आप उनको छोड़ सकते हैं। ये हुकूमत छोड़ने को तैयार हो जाएगी। मसला ये है कि इन रिटर्न खान साहब क्या देंगे? खान साहब के पास देने को क्या है? जो कुछ खान साहब के पास देने को है वो एक ही चीज है, वो खामोशी। वो जो है ना, उनको शत्रुघ्न अगेन वो है ना, उनका क्या नाम, शत्रुघ्न सिन्हा साहब जो है, उनका बड़ा मशहूर है खामोश। खान साहब खामोश हो गए तो उन्हें लगता है जनाब ये तो फिर समझे खान डर गया, खान टरो गया, खान खौफजदा हो गया। वो तो आज के बयानात से ही पता चल गया कि वो शायद यही सोच के उन्होंने जो है वो आज जो उन्होंने कंपैरिजन ड्रा किए हैं, फिर वो जनरल याजा के दौर का आज के दौर के साथ तो वो कंपैरिजन क्यों ड्रा करते हैं? उसके पीछे देयर इज अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस, गुस्सा दिलाने के लिए, एंगर दिलाने के लिए। खान साहब के पास और कोई बात है नहीं, वो यही है कि जो उनके साथ ज्यादती हो रही है, हुई है उनकी पार्टी के साथ, उनको एक ही समझ आती है कि मैंने भी इन पे जर्नलों पे कोई ना कोई बात करनी है, मैंने भी इनको हिट करना है, मैंने भी इनको एक जख्म लगाना है, मैंने भी इनको कोई ऐसी बात कहना है। उनके जहन में एक ही चीज़ है, वो वहीं से खड़े हुए हैं, वो 71 है, वो जनरल याजा खां है, मौजूदा दौर 71 है, महमूद रहमान कमीशन है, बंगाली है। अच्छा, उनका नैरेटिव थोड़ा सा वीक हुआ है इसके बाद, जो हसीना वाजिद वाली वो जो हमने देखी है, जिस तरह वो गई हैं थोड़े से, वो हालांकि जब वो आया था उन्होंने उसको और तरीके से कैश कराने की कोशिश की थी कि शायद कि पाकिस्तानी लोग भी खड़े हो जाएंगे और वो सारी चीजें होंगी। सो खान साहब बदले में एक ही चीज दे सकते हैं जो वो नहीं देंगे, वो है साइलेंस। वो खामोश नहीं रहेंगे, हुकूमत यही उनसे चाहेगी। हुकूमत को ये दोनों चीजें देने में कोई मसला नहीं है, मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई मसला हो सकता है। अब वो उनसे मांगेगी कि हम आपके कैदी भी रिलीज करें, इमरान खान भी रिलीज करें, हम तो ये इंस्ट्रक्शन भी खान साहब से ही आई होगी कि लिख के नहीं देना है अभी। अब जो बात ख्वाजा आसिफ साहब ने की है थोड़ी सी समझ में आती है। उन्होंने कहा जनाब कि ये इसलिए लिख के नहीं देना चाहते, थोड़ा सा मुकरने की स्पेस रखना चाहते हैं कि कल को मुकर सके, हम कह सके, मीडिया पे डाल देना हम पे, मतलब हम सबसे ज्यादा कमजोर तो हम है ना, कोई बात कुछ मैंने एमपीज मिनिस्टर कह देते हैं, बाद में मीडिया पे डाल देते हैं, नहीं जी इन्होंने प्रॉपर वो समझा नहीं है जनाब, इसका प्रॉपर बैकग्राउंड नहीं समझा, बगैर किसी उसके उस शाख को सबाक के इन्होंने चला दी, हमारे में पड़ जाता है ना, मतलब हमें चोर डाकू बना देते हैं फिर ये कि ये कसूरवार है। आप अगर आप लिख के देते हैं तो फिर आप उससे मुकर नहीं सकते। लिख के क्या देंगे?
मतलब जो मेरे लिए चीज़ हैरान कौन है, कोई नहीं पूछ रहा उनसे जब ये मिलते हैं रिक्वेस्ट नहीं खान साहब ने, ये जो टीम के लोग मिलते हैं 6 लोग हैं, इनसे मीडिया का जब इंटरेक्शन होता है, आई रिक्वेस्ट मतलब अपनी टीम हमारे जर्नलिस्ट जाते हैं, इनसे पूछें कि आपकी 2 पब्लिक डिमांड है, वो तो सबके सामने है। हाँ। और कौन सी ऐसी डिमांड आपने खान साहब से आपने क्या मशवरा करना है कि हमने इन 2 डिमांड्स पे मतलब क्या मशवरा करना है, या तो ये कहा गया है, अब मैं गेस कर रहा हूँ, या तो इन्होंने हुकूमती मेंबरान ने ये कहा है जो टीम है कि जनाब हम ये चीज़ें मानने को तैयार हैं, खान साहब भी रिहा करते हैं, आपके कैदी भी रिहा करते हैं, जुडिशल कमीशन बनाते हैं, इसके बदले हमें क्या मिलेगा? अब ये बात खान साहब बताइए, मतलब ये मेरा गैस वर्क है, मैं रीडिंग बता रहा हूँ, दैट कुड बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज, जिससे वो कहते हैं मैं खान साहब से मिलना पड़ेगा। ये फैसला तो खान साहब ने करना है कि हम कि इसके बदले मैं क्या दूंगा। ये नहीं हो सकता कि खान साहब को रिहाई भी मिल जाए और इनके वर्कर्स भी छूट जाए, जुडिशल कमीशन भी बन जाए, ये मैं हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू देख रहा हूँ, और उन्हें कुछ ना मिले। मुज़ाकरात में दोनों साइड्स को कुछ ना कुछ चाहिए। तो मुझे ये लगता है, मई रीडिंग, आई में भी रॉन्ग, मुझे मेरी असेसमेंट है कि वो हुकूमत इनसे पूछ रही है कि आप हमें क्या देंगे। वो खान साहब भी बता सकते हैं, आज जो खान उन्होंने देना था खान साहब ने आज दे दिया बयान, जो बयान देना था, जो मैं समझता हूँ इस वक्त उन्हें वेल लेफ्ट करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ये एक और चीज़ पे मैं आपका वो चाहूँगी तज्जिया के ये पॉइंट के अदालत ही मेरे फैसले करेंगी। आज भी उन्होंने पॉइंट आउट किया कि मैं जरदारी या नवाज शरीफ नहीं हूँ जो मैं डील के थ्रू जो है वो आ जाऊँ या मैं कोई NRO ले लूँ, मेरे फैसले अदालत ही करेंगी। तो आपके ख्याल में वो ये भी नहीं लिख के देना चाह रहे कि मेरा नैरेटिव जो है वो हर्ट हो जाएगा, मेरी पॉपुलैरिटी हर्ट हो जाएगी इस चीज़ में कि मैं अपनी रिहाई मांग रहा हूँ? तो फिर मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं भाई? अदालतों से आपने सारी चीजें लेनी है, बिल्कुल ठीक है, खान साहब को डट जाना चाहिए, एग्री विद हिम, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी तो यही है कि व्हाई शुड आई बेग आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या मतलब ही शी, मैं क्यों, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन तो फिर मुज़ाकरात किस चीज़ के हो रहे हैं? फिर आप ये डिमांड क्यों कर रहे हैं कि मेरे वर्कर्स को, फिर प्रिजनर को रिलीज, फिर अदालतें रिलीज करें, फिर आप जुडिशल कमीशन क्यों मांग रहे हैं हुकूमत से? आप जब हुकूमत से ये चीजें मांग रहे हैं, मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, और आप कहते हैं मैं अदालतों से रिहा होऊंगा, रिहा इन्होंने अदालतों से ही होना है, कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर से नहीं होना, इनको किसी डिप्टी कमिश्नर ने डिटेन नहीं किया हुआ, कोई MPO नहीं लगा हुआ, ना कोई दफा 144 में गिरफ्तार हुए हैं, चले वो डिप्टी कमिश्नर छोड़ देगा या कमिश्नर छोड़ देगा, नो। इन्होंने अगर रिलीज भी होना है तो अदालतों के जरिए ही होना है। कोई पार्डन नहीं मिल रहा खान साहब को, मतलब सदर पाकिस्तान ने पार्डन नहीं देना, हम तमाम कैसे पार्डन करेंगे। कल को नायब जो है अपोज नहीं करेगा, FI अपोज नहीं करेगा, प्रोसिक्यूशन अपोज नहीं करेगा, खान साहब जाएंगे, जैसे नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिले थे केसेस में, नायब ने विड्रॉ कर लिए थे, तो उस तरीके के होंगे। अदालतों से ही वो उन्होंने खान साहब ने रिलीज होना, कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर से नहीं होना। और खान साहब यकीनी तौर पर उन शहबाज शरीफ साहब को अर्दली समझते हैं, उनका आर्मी चीफ का, तो अर्दली के हाथों से वैसे भी रिलीज होना पसंद नहीं करेंगे उसमें। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि अगर आपने इनके जरिए रिलीज नहीं होना तो मुज़ाकरात किस चीज के कर रहे हैं? फिर अदालतों में फोकस रखें, भी डटे रहे हैं, फिर आपका क्राउड, आपके सपोर्टर, आपकी फेम, आपकी पॉपुलैरिटी, और खान को उन्होंने पहाड़ पे चढ़ाया होगा, खान साहब तुझे जेल बैठे रहो, हम बड़े पॉपुलर हो रहे हो। पॉपुलैरिटी को कैश कराया जाए, अच्छा सियासतदान पॉपुलैरिटी को कैश करा के इक्तदार में आता होता है। वो उन्होंने खान साहब को चढ़ा दिया खंबे पे, और खान साहब नीचे उतरने को तैयार नहीं है। जनाब पॉपुलैरिटी हो रही है, सोशल मीडिया बल्ले बल्ले, जनाब रीट्वीट्स हो रहे हैं, खान साहब मीम बन रहे हैं, लोग उन्हें मुर्शिद बना लिए, और बेचारे खान साहब जो है रोजाना लोगों की तवक्कुआत पे पूरा उतरने के लिए रोज एक बम शेल, एक नया बम, एक नया बरूद, एक नई गन, एक नई तोप, एक नया F-16 GF थंडर चलाते हैं। उसके बाद उनका वर्कर कहते हैं वाह वाह जी हमारा कप्तान डट के खड़ो। बेचारे भाई आप खान साहब को बहर आने दें, एक नॉर्मल लाइफ गुजारने दें, इसीलिए मुज़ाकरात पे बैठ गए। अच्छा, मेरे जैसे लोगों की गुफ्तगू उनको लगती है मैं दुश्मनी कर रहा हूँ, हालांकि भाई मैं उनकी हमेशा से कहता हूँ, अब आप ये शो कर रही हैं, आई कुड बी वन ऑफ हिज वेल विशर्स। भाई खान साहब को नॉर्मल सियासत करने दें। मैंने तो आपसे कहा था आप एडवाइजर, अच्छे एडवाइजर हो सकते हैं। मिट्टी और स्वाहा एडवाइजर, इनको ऐसे एडवाइजर नहीं चाहिए। इनको वो क्या कहते हैं, वाह वाले, जो इनको जेल ले जाएं, जेल बिठाएं, जो खान साहब डील नहीं करनी है, खान साहब आपने बात नहीं करनी, खान साहब आप तारीख बना रहे हैं, खान साहब आप ये कर रहे हैं, खुद घरों में रह रहे हैं, बच्चों के साथ पार्टियां अटेंड कर रहे हैं, जुमर ताड़ियां मार रहे हैं, मजे कर रहे हैं, खाने चल रहे हैं, और उसका टिकटॉक बन रहे हैं, वी जो खान साहब तुसी नहीं आना, तुसी जेल बैठ रहे हैं। खान साहब बेचारा इनकी तवक्कुआत पूरे करने के लिए जेल में बैठा हुआ है। 1 मैन आर्मी, 1 डेमोलेशन स्क्वाड, द मसीहा। ठीक है जनाब, अब खान साहब जिएंगे, खान साहब उनको कौन क्या कह सकता है। ठीक है, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ मजीद स्टोरीज डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। आज कौमी असम्बली की दाखिला कमेटी का बड़ा अहम इजलास हुआ और उसमें कुछ बड़े अहम इंकशाफात हुए, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA अब्दुल कादिर पटेल साहब, ये मेंबर भी हैं दाखिला कमेटी के, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कादिर साहब।
वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कादिर साहब, आज जो दाखिला कमेटी का इजलास हुआ उसमें बड़े अहम इंकशाफात किए गए। आपने कहा कि 22,000 ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो उनके पास डुअल नेशनैलिटी है। इट्स अ ह्यूज नंबर। इसकी कुछ तफसीलात। इट्स अ ह्यूज नंबर। थोड़ी सी इसमें वो है, ये 22,000 नहीं थे, वो मैं 22,000 के गया, ये 2200 लोग हैं जो ग्रेड 17 से ऊपर है। वो 1000 का लफ्ज गलत है, मैं अच्छा हुआ इसी प्रोग्राम में तस्दीक कर दूं। 2275 लोग हैं। ओके ठीक है, कुछ तफसीलात दीजिएगा। हम आपसे पूछना चाह रहे थे कुछ तफसीलात इस हवाले से, और एग्जैक्टली किन नौकात पे जो है वो बहस हुई कमेटी में। आज कमेटी में मुख्तलिफ बिल थे। एक पोर्ट एंड वो लैंड अथॉरिटी के हवाले से था जो सबसे ज्यादा अहम था, उस पर ज्यादा बात हुई। और फिर ये एक नेशनलिटी वाला बिल था, ये जो है आप इस तरह ले लें कि ये करना ये चाह रहे थे, और मेरे ख्याल में करना भी चाहेंगे मजीद, के वो चाह रहे थे कि जो लोग पाकिस्तान नेशनलिटी सरेंडर कर चुके हैं तो अब उनको दोबारा भी नेशनलिटी दी जाए। तो अब ये देखें ना, अगर कोई नेशनलिटी सरेंडर करता है, फिर हमारा उससे दूसरे मुल्क से मुआहदा हो जाता है, फिर हम उसको वो नेशनलिटी दे देते हैं, फिर वो फॉरेन नेशनल आके दोबारा किसी ओहदे पे भी विराजमान हो जाएगा। तो मतलब जब उसने एक दूसरे मुल्क के मफाद की ओथ लिया है, आपको पता है कि दूसरे मुल्कों में जब नेशनलिटी मिलती है तो वो ओथ लेते हैं जी। तो अंडर ओथ दूसरे मुल्क के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला जो अंडर ओथ होता है, वो पाकिस्तान के मुल्की मफादात का कैसे तहफ़्फ़ुज़ करेगा। तो मेरा मौक़िफ़ ये था कि देखिए जी, आप पॉलिटिशियंस पे तो बारीक बीनी से हर वक्त खुर्दबीन लगाए रखते हैं कि ये कोई ड्यूल नेशनल ना हो, लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि हम में सबसे ज्यादा बाइल्म बाखबर जो होता है वो ब्यूरोक्रेट का तबका होता है। सारे मामलात उनके पास होते हैं, फाइलें उनके पास रखी होती हैं, सारी चीजें उनके दरमियान चल रही होती है। पॉलिटिशियन को तो आप सुनते भी रहते हैं, उसको जो समझ में आता है वो कहता है, लेकिन और वक्त के साथ चला भी जाता है। लेकिन फर्ज करें कि एक फेडरल सेक्रेटरी है, वो 7 मिनिस्टर्स के साथ काम कर चुका है, 8 मिनिस्टर के साथ काम कर चुका है, वो वहीं का वहीं है। मिनिस्टर बदलते हैं, अभी उनको समझ में आना चीजें शुरू होती है, तो जब तक दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है या कोई और मसला हो जाता है। तो असल जो इस मुल्क में निजाम है वो तो ब्यूरोक्रेट के हाथ में है। तो उसके लिए तो आपने जो है ना वो रखा हुआ है, दरवाजा ओपन की थी, वो ठीक है। और अब आपको मैं एक और बात कहूंगा कि आप खुद से जायजा उठा के देखें, आप गुज़िश्ता 10 सालों का रिकॉर्ड उठा के देखें कि ग्रेड 20, 21, 22 के कितने लोग रिटायर हुए और कितने लोग ऐसे हैं जो इस मुल्क में ही रह रहे हैं। हार्डली 10 to 20% आपको मिलेंगे, बाकी 80% आपको सब जो है वो दूसरे मुल्कों में सेटल मिलते हैं। लेकिन पॉलिटिशियंस के लिए तो ये सारे रास्ते बंद हैं, जजेस के लिए भी बंद है, इवन फौजी अफसरान के लिए बंद है, इन तीनों तबकों के लिए बंद है। लेकिन ब्यूरोक्रेट जो है वो आई डोंट नो व्हाई, क्यों, इसलिए उसको रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है। और हमारे ज्यादातर ब्यूरोक्रेट भाई जो है वो अमेरिकन और कैनेडियन नेशनल हैं, और उनके बच्चे तो अभी से वही हैं, और जब वो रिटायर होंगे चले जाएंगे। तो ये मैंने खुद भी देखा है, हमारा जब जाना आना होता है तो अक्सर फ्लाइट पे 4-5 ब्यूरोक्रेट तो हमें मिलते ही हैं, और जब हम उनसे पूछते हैं आप कहाँ गए थे, बच्चों के पास होने गए थे। तो बहरहाल ये एक मामला है जो 2-4 चीजें 5 चीजें अहम थी जिन पर आज बात हुई, और अगर आप पूछेंगे तफसील से तो मैं आपको बता। जी पटेल साहब बहुत शुक्रिया। आज मैं भी मीटिंग में था, बड़ा एक मैराथन मीटिंग चली, कोई 3.5 घंटे तक इजलास चला इसका, ये इंटीरियर का वेरी इंपॉर्टेंट वहाँ पे उसमें एजेंडास थे। नहीं मस्त है, मैंने आपको सुना है कमेटी मीटिंग में, बड़ा आपने अब तैयारी के साथ आए हुए थे, बड़ी अच्छी आपने डिबेट्स भी की, पॉइंट्स भी उठाए, ग्रिल भी किया, स्पीचलेस भी किया जो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई थी, एंड यू स्पोक वेरी वेल, आई मस्ट से। आपने अभी नहीं आपने अभी एक बात की है ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से, आपने मीटिंग में भी कहा था कि सीक्रेट फाइलें तो इनके पास होती हैं, अगर वो ही डुअल नेशनल है तो हमारे वो सियासतदानों के पास तो कोई फाइलें नहीं होती, हमने तो आना जाना होता है, ये पक्के होते हैं। तो ये सारा जो लॉ है, ये पार्लियामेंटेरियंस ने अपने लिए लॉ तो बनाया हुआ है जनाब कि हम डुअल नेशनल नहीं हो सकते, तो कानून बनाना तो सर आपकी डोमेन था, आपके पास ये पावर है, क्या वजह आप इतने क्यों हेल्पलेस हैं कि आप उस पर बात करते हैं, टीवी पे बात करते हैं, मीटिंग में करते हैं, मीडिया में करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में ऐसा कोई बिल नहीं ला सके, ना पीपल्स पार्टी ला सके, ना नवाज लीग, ना पीटीआई, या आपस में आप क्यों नहीं बैन कर सके कि ब्यूरोक्रेट की डुअल नेशनलिटी नहीं होगी? आपने खुद को तो बैन कर दिया है, तो ये इतने ताकतवर हैं कि आप इन पे भी बिल नहीं ला सकते सर?
रूप भाई, अगर मैं इस बारे में कुछ ना कर चुका होता तो मैं कभी भी आज ये बात नहीं करता। मेरी अपनी आदत है कि जिस मसले पर मैं बेबस हूं तो मैं फिर बात नहीं करता। आपको मैं आज बता दूं कि जाम अब्दुल करीम, बिजार साहब, आगा रफीला और हमने ये बिल पास करवा दिया था। अच्छा जी जी बिल्कुल, नेशनल असेंबली से भी ये बिल पास है और सेनेट से भी। उसके बाद ये बिल गायब हो गया कि जी ब्यूरोक्रेट ड्यूल नेशनल नहीं होने चाहिए। जिस तरह पॉलिटिशियन नहीं होता, जिस तरह जज नहीं होता, जर्नल नहीं होता, तो ये भी नहीं होने चाहिए। ये बिल हमने प्राइवेट बिल पास भी कराया है, जाम अब्दुल करीम साहब, आगा रफीला और हमने, और ये बिल हमने कौमी असेंबली से भी पास कराया। उस पर हमें बड़ी मज़ाहमत हुई हर पार्टी। अच्छा, फिर मजेदार बात ये है कि पॉलिटिकल पार्टी की भी मज़ाहमत थी। किसी का भाई ब्यूरोक्रेट है, किसी का बहनोई ब्यूरोक्रेट है, किसी का चाचा ब्यूरोक्रेट है, तो हमें इसकी भी मज़ाहमत थी अपनी पार्टी के अंदर से भी, कि हमें अपनी पार्टी से भी थोड़ी बहुत थी, थोड़ी बहुत दूसरी पार्टी से भी थी, क्योंकि उनके रिश्तेदार ब्यूरोक्रेट है सारे। तो उसके बावजूद हमने ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने अपना काम कर दिया था। रऊफ भाई, अगर मैं ये काम नहीं करता तो मैं कभी भी आज ये दावे से बात ना करता। इतनी मुझ में आया शर्म है बहरहाल। अच्छा, तो किधर गया बिल? आप कह रहे हैं कि कौमी असेंबली ने भी पास कर दिया, सेनेट से भी आप बता रहे हैं पास हुआ, रिकॉर्ड पे किधर गायब हो गया सर जी? नेशनल असेंबली से बिल पास, इसको पहले तो ये लगने ही नहीं दे रहे थे, यानी ऑर्डर ऑफ द डे पे ही ये बिल नहीं आता और हम बार बार पूछते थे कि भाई ये क्यों नहीं आ रहा। पर इसमें बड़ी एक कोशिशें हुई है, बड़ी एक खींचातानी हुई है। वो मैं फिर आपको इंशाल्लाह इसकी पूरी तफसील बताऊंगा। लेकिन जो आपका मुद्दा था या नुक्ता था कि आपने ये कोशिश क्यों नहीं की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बिल्कुल की, और अगर ना करते तो ये आज बात भी ना करते। चले, इस पे हम बात करते रहेंगे। आई एम सो ग्लैड कि एटलीस्ट कुछ लोगों ने हिम्मत की, हौसला दिखाया। मुश्किल काम था। आज आपने एक और बड़ी, मेरा ख्याल 2-4 दिन पहले आप इराक गए हुए थे, नजफ में और करबला में आप ज़ियारतें करके वापस आए नेक और मुकद्दस मकामात से। तो आज आपने इंकशाफ किया कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो यूरोप जाना चाह रहे थे वो इराक में फंस गए हैं, वो वहाँ पे वेटर्स होटल्स में काम कर रहे हैं और बहुत सारे जॉब्स कर रहे हैं। ये क्या स्टोरी है सर जो आज आपने शेयर किए वहाँ पे? मैं आपको रोक भाई इसमें तफसील से बताऊं कि मेरा ये इराक का दूसरा टूर है विद इन दी 7 to 8 months। ठीक है सर। मैंने वहां पे पहली बार गया तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि वहां पे लोअर होटल्स थे, वहां पे होटल्स का कारोबार बहुत ऊंच पे, क्योंकि रिलीजियस टूरिज्म वहां पे बहुत है। दुनिया में सबसे ज्यादा रिलीजियस टूरिज्म इराक का है, पूरी दुनिया में जी। मतलब हमारे मुकद्दस जो मकाम शहर है मक्का और मदीना, तकरीबन उनसे भी, क्योंकि अरबईन पे वहां पे करोड़ों में लोग होते हैं जी। तो होटल्स, वहां पे एक होटलों का इतना बड़ा नेटवर्क है, हजारों की तादाद में होटल है, और सारे होटल में जो है वो वेटर्स, खाना बनाने वाले, कमरे साफ करने वाले, ये सारे पाकिस्तानी हैं। अच्छा। और जब मैं इनसे मिलता हूँ मुख्तलिफ जगहों पे, तो वो ये कहते हैं कि जी हम पैसे देकर जाना चाह रहे थे यूरोप, फिर फंस गए इराक के, ईरान में फंस गए, उन्हें हमें इराक में धकेल दिया, यहाँ पे मुलाजमत पे रख लेते हैं, और फिर इनको वो $400-500, 400-300 से $500 के दरमियान तनख्वाह देते हैं, विच इज गुड इनफ फॉर देम। वो कहते हैं कि ठीक है, बस हम अपने घर भेज देते हैं, कुछ $1-1.5 लाख रुपया, तो बहुत गुजारा चल रहा है। तो मैं बड़ा हैरान हूँ इस बात पे कि अगर इराक को जरूरत है ऐसे लोगों की, जो कि मैंने देखी है, उनको बहुत जरूरत है, और हमारे पास 2-2.5 लाख रुपए में काम करने वाले जो ऐसे नौजवान हैं जो नॉन स्किल नहीं है, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, तो वो जब जाना चाह रहे हैं और वो काम पे रखना चाह रहे हैं, तो इसको लीगल चैनल से हम क्यों नहीं कर रहे? जबकि वहां पर एक और भी सिस्टम मैंने देखा कि जो पाकिस्तानी वहां जाता है उसका पासपोर्ट एयरपोर्ट पे जमा कर लेते हैं। ये आपने बात की, ये क्या कहानी है सर? ये क्या कहानी है सर? दुनिया का वाहिद एयरपोर्ट है मेरा ख्याल है इराक में, बता रहे जो हमारे पासपोर्ट रख लेते हैं, वापसी पे देते हैं। इसकी क्या कहानी है सर? आज आपने मीटिंग में ये भी बात की। जी जी बिल्कुल। अच्छा, अब ये कि मैं आपको बताऊं कि गुज़श्ता जी अरबईन गुजरा, इस पे 5000 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट जो है, मतलब एक मुताद अंदाजा बता रहा हूँ जी जी, 5000 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट गुम भी हो गए, क्योंकि आप जब करोड़ों की तादाद में लोग होते हैं, लाखों की तादाद में, तो 5000 पासपोर्ट तो गुम होंगे। तो वो पासपोर्ट गुम हो गया, वो लोग बेचारे वहां पे बड़े परेशान घूम रहे हैं, और फिर वो सफरी दस्तावेज दे देते हैं उनको। अच्छा, अब उस पासपोर्ट पे आपका वैलिड अमेरिका का भी वीजा होता है, किसी का कनाडा, किसी का बरतानिया का, वो बेचारा वहां पे जो है ना परेशान हो जाता है। ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि पाकिस्तानी जो है यहाँ पर जाते हैं तो वापस नहीं आते,
अरे भाई, अब अगर भारत पे कोई आया है तो वो वापस भी जाएगा, और जो चोर दरवाजे से आता है उसको तो वो होटल में मुलाजमत मिली हुई है। ये एक अजीब कानून है हमारे सिर्फ एक मुल्क के लिए, और इस पे हमारे वजीर दाखिला जो है, इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन साहब ने, इन्होंने वहां पे जाके एक ऐलान भी किया था कि आइंदा पासपोर्ट पाकिस्तानियों के नहीं रखे जाएंगे, लेकिन अब भी वो रखे गए हैं और ज्यादा सख्ती कर दी गई है। अब एक इसमें एक बहुत बड़ा मसला आता है, वहाँ पे 2-3 एयरपोर्ट है, जैसे बगदाद में भी एयरपोर्ट है, नजफ शरीफ एयरपोर्ट है। अगर मैं बगदाद एयरपोर्ट पे उतरा हूँ और कोई इमरजेंसी है, मैं नजफ में हूँ, वहीं से वापस आना चाहता हूँ, तो मैं कैसे उस एयरपोर्ट से आऊंगा? और मुझे कोई 6 घंटा पहले एयरपोर्ट जाना पड़ता है अगर मैं सेम एयरपोर्ट की जाऊं, तो बगदाद ही जाऊं जहां मेरा पासपोर्ट है। तो वो इतना लंबा प्रोसेस है अपना पासपोर्ट वापस हासिल करने का। उसके बाद मेरी इमिग्रेशन में समटाइम तो कहते हैं कि अब मिल नहीं रहा, आप बैठ जाओ, आपकी फ्लाइट जाने वाली है। तो एक अजीब आलम है। और के साथ ये कादिर भाई, ये क्यों, मतलब कोई इसकी थोड़ी इंक्वायरी की? आप भी तो अभी वहीं से आ रहे हैं, आपका पासपोर्ट नहीं रखा उन्होंने, कोई आपसे भी कहा कि रख दें, आप इधर वापसी पे ले लीजिएगा? ये मुझे हम 4 लोग थे, तो हम 4 में से 2 के पास ब्लू पासपोर्ट था, 2 MNS थे, मैं और रफीउल्लाह साहब जी। मेरे साथ और मेरे साहबजादे थे अब्बास, और एक हमारे साथ और भी हमारे साथी थे इमदाद साहब जी। मुझे और रफीउल्लाह साहब को उन्होंने ब्लू पासपोर्ट वापस कर दिया, कहा आप ले जाएं। बाकी 2 जो ग्रीन पासपोर्ट थे, मेरे साहबजादे का और दूसरे भाई का, वो दोनों उन्होंने रख लिए। अब मेरे बेटे का जो है वो स्टूडेंट वो वीजा है कनाडा का। अब मुझे इतनी फिक्र थी इसकी कि अगर ये घुमा दिया तो मतलब वापसी में मैं किस तरह इसका ये वाला पासपोर्ट, ये चले सफरी दस्तावेज दे देंगे, मैं इसको पाकिस्तान तो ले जाऊंगा, लेकिन इसको तो वहाँ तो छुट्टियों पे आया, इसको तो जाना है वहाँ पे, तो पासपोर्ट मिले फिर वापसी पे सर? कि ये इतनी इंसान को स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाता है। वापसी पे पासपोर्ट आपके साहबजादों को मिल गए या? जी, वो फिर हमने एक VIP सर्विस अरेंज की, ये भी एक नई स्टोरी है। उन्होंने अपनी एक सर्विस एक शुरू की हुई है कि वो आपको आपके होटल से बड़ी अच्छी गाड़ी में लेते हैं, उनको आपको पैसे देना पड़ेंगे, फिर आपको VIP लाउंज में जाके बिठाते हैं, फिर वही आपको आपका पासपोर्ट और बोर्डिंग कार्ड भी ला कर देते हैं। वाह, ये तो वही आपके साथ इमिग्रेशन तक भी जाते हैं, आपको क्लियर करा देते हैं। बड़ा बिजनेस है सर, ये तो अच्छा खासा बिजनेस है। आपके साथ ये मजीद गप लगाएंगे, यू है आपके पास सफरनामे की बड़ी दिलचस्प डिटेल्स हैं अभी मेरा ख्याल से। जी कादिर साहब, थैंक यू सो मच, आपने जो आज डिटेल्स शेयर की हमसे। अनफॉर्चुनेटली टाइम की थोड़ी कमी है, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे क्लासर साहब अब्दुल कादिर पटेल साहब से, और आज उस कमेटी मीटिंग में आप भी मौजूद थे। बड़ी सरप्राइजिंग बातें जो हैं वो डिटेल में बता रहे थे कादिर साहब। कल अभी आज तो इतना टाइम नहीं था, कादिर साहब से रिक्वेस्ट की थी, कादिर साहब ने बड़ी अच्छी मीटिंग आज वहाँ पे बोले, और भी लोग थे वहाँ पे, बड़े अच्छा उन्होंने बातें की। स्पेशली हामिद रजा साहब ने बड़ी अच्छी बातें की जो सुन्नी काउंसिल इत्तेहाद के, बल्कि कोशिश करेंगे कल उनको लें। उन्होंने जो बातें बताई हैं अगेन वेरी अलार्मिंग, स्पेशली सोशल मीडिया के हवाले से, कि लोग जो बैरून मुल्क जा रहे हैं ये क्यों जा रहे हैं, और उन्होंने कहा ये फैसलाबाद में जो ट्रेंड आ रहा है टिकटॉकर्स का, सोशल मीडिया का, वो कितना डेंजरस है। उन्होंने बड़ी खौफनाक बातें की, कल उनसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर वो आ गए। साथ में DG FIA ने आज बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की, इसाक जहांगीर साहब ने। आज टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे याद दिलाएगा, कल हम इसको जरूर टच करेंगे। उन्होंने कहा जो लोग बैरून मुल्क जा रहे हैं ये कोई गुर्बत की वजह से नहीं जा रहे। उन्होंने बहुत सारे ये बड़े DG साहब ने इंकशाफात किए हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट से लोग कोई गुर्बत की वजह से नहीं जा रहे, किस वजह से जा रहे हैं, तो ये कल मुझे जरा इस पे तफसील से बताऊंगा। 3.5 घंटे की मीटिंग थी। अच्छा, लॉट टू शेयर, बिल्कुल, और ये काफी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं बिसाइड्स जो हमारे सियासी इश्यूज हैं उनसे हटकर, ये असल इश्यूज हैं, और आप वहां पे मौजूद थे तो आपसे जरूर डिटेल्स लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज वक्त की कमी की वजह से वी हैव टू गो टुवर्ड्स क्लोजिंग। कल आपसे फिर मुलाकात होगी।